कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। इसके साथ हमें मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम जो हमारा मेन टॉपिक है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। function of complex variable, राइट। तो हम स्टूडेंट फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं, सेट थ्योरी के अंदर भी हम डिफाइन कर चुके हैं, इसके अंदर आर के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर भी डिफाइन कर चुके हैं। हम डिफाइन करेंगे एज एक ऐसा फंक्शन लेंगे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा, राइट। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें क्या कहा जा रहा है, टू फाइंड द वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स w for every value of z in a certain domain D, we say that w is a function of z and is denoted by w is equal to f of z। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, टू फाइंड वन और मोर वैल्यू मोर देन वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एक या इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू z इन अ सर्टेन डोमेन, खास डोमेन के अंदर, तो देन वी से दैट w जो होगा फंक्शन होगा, वेयर w जो है ये हमारे पास क्या है, w हमारे पास रेंज है और z जो है ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आगे हम ये z को, इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जिसको हम शो करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा के फॉर्म में, और w जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, u प्लस अयोटा v। और u और v जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं x और y के। और इसकी हमने एग्जांपल ये है कि w इज इक्वल टू z स्केयर लेते हैं, और जब हम ये स्केयर इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास x स्केयर प्लस अयोटा y स्केयर प्लस 2xy अयोटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो हो जाएगा जो u और v है बेसिकली क्या है, फंक्शन है x और y के। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी फंक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ रिलेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स w एंड z, अगर हम मेरे पास एक ऐसा रिलेशन हम डिफाइन करते हैं इसके दरमियान में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान में हम डिफाइन करते हैं, और वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है वो हमारे पास w और z हैं, सच दैट के गिवन अ वैल्यू ऑफ z देयर करस्पॉन्ड अ यूनिक वैल्यू ऑफ w, राइट। कि अगर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम गिवन अ वैल्यू ऑफ z, कि z की हम कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन f z इज इक्वल टू w, z की हम कोई भी सी वैल्यू हम इसको दें तो यहाँ पर हमें एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, w की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। तो देन हम कहेंगे कि w इज अ फंक्शन ऑफ z, ठीक है, given a value of z there correspond a unique value w की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो देन हम कहेंगे कि w जो है वो फंक्शन है किसका, z का, और इसको हम w इज इक्वल टू f ऑफ z, और ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो होता है ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कि हम कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लेते हैं w और z, सच दैट कि हम z की कोई सी भी वैल्यू उठाएं, उसको पुट करें, तो उसके करस्पॉन्ड हमें एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए w, उसकी यूनिक वैल्यू w मिलनी चाहिए। तो देन हम कहेंगे कि w इज अ फंक्शन ऑफ z, राइट, और इसका w इज इक्वल टू f ऑफ z, और ये एक हमारे पास सिंगल वैल्यू फंक्शन है, राइट।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, उनकी अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसमें हमारे पास गिवन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, हम एक फंक्शन ले लेते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, और उसके साथ देन w इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। हम w को किसका नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या फिर ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, अकॉर्डिंग एज फॉर गिवन अ वैल्यू ऑफ z, कि हम z की कोई सी भी वैल्यू हम लेते हैं तो देयर करस्पॉन्ड वन और मोर देन वन वैल्यू ऑफ w। इट मीन्स दैट कि एक अगर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो होगा वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा या सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, कि अगर हम z की कोई सी भी वैल्यू लें उसके क्रॉसपॉन्डेंस में, उसके क्रॉसपॉन्ड हमें जो w की वैल्यू मिले वो 1 हो या फिर मोर देन 1 हो। अगर 1 होगी तो वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, अगर मोर देन 1 है तो वो हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल है जैसे w इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट z, तो इसको हम 1/2 की फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है यानी मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास w इज इक्वल टू हम z इसकी पावर 1/n लिया, तो ये हमारे पास क्या एक n वैल्यूड फंक्शन है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन और एग्जांपल थी सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन की, राइट। अब स्टूडेंट हम हमारा जो मेन टॉपिक है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, वो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल और इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स और रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, जिसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, बी एनी फंक्शन ऑफ z डिफाइंड इन अ डोमेन d, वी से दैट कि हमारे पास w जो है सॉरी एफ ऑफ z जो है अप्रोच टू w नॉट एज z अप्रोच टू z नॉट अलोंग एनी पाथ इन डोमेन d, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन की, जैसे कि अंदर हम r के अंदर भी हम डिफाइन करते हैं, सेम वैसे ही है कि अगर हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन और किसी भी डोमेन d के अंदर, तो हमारे पास f ऑफ z जो है वो अप्रोच करेगा w नॉट को एज z जो अप्रोच करे z नॉट को, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखे लिमिट f ऑफ z अप्रोच टू z नॉट इज इक्वल टू w नॉट, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये डेफिनेशन हमने देखी लिमिट, अगर हम इसको डेल्टा एप्सिलॉन के टर्म में हम डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने r के अंदर जिस तरह हम डिफाइन करते हैं, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट कि f ऑफ z माइनस w नॉट इसकी जो मॉड वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल डोमेन d, और फॉर इसके लिए हमारे पास जो मॉड वैल्यू है z माइनस z नॉट की जो मॉड वैल्यू है वो लेस देन क्या डिफाइन करना चाहते हैं ग्राफिकली, इसको हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इसको हम ड्रा करते हैं, जैसे हम r के अंदर हम डिफाइन करते हैं उसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पर डिफाइन करें कि ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इस पर हम पॉइंट लेते हैं ये, ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया इधर और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है z नॉट, ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू w, ठीक है, ये हम फंक्शन ले लेते हैं और इसके हम लेफ्ट और राइट साइड ये जो हमें बात रहेगी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस इनक्वालिटी को, तो यहाँ ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा z लेस देन इसमें हम डेल्टा, ये हमारे पास आएगा z नॉट प्लस डेल्टा और ये आएगा यहाँ पर z नॉट माइनस डेल्टा, ठीक है। ये इस जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इनक्वालिटी होगी। अगर हम इसके z नॉट के अंदर हम डेल्टा डिस्टेंस अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा z नॉट प्लस डेल्टा और इसमें माइनस करेंगे तो ये z नॉट माइनस डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या ओरिजिन है, राइट। और ये हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डेंस जो हमने पॉइंट लिया हुआ है वो है हमारे पास कौन सा लिया, w नॉट, ये हमारे पास क्या है w नॉट है। अब इसमें
जो हमने डिस्टेंस जितना हमने इधर इंक्रीज किया, ये बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस है, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसकी थोड़ा सा हम इसमें स्पेस के साथ हमने लिखा है, लेकिन ये जो डेल्टा हम ले रहे हैं ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। अब हमने इसके जो लेफ्ट और राइट साइड हम डिस्टेंस लिया, इसी तरह से हम अगर यहाँ पर क्रॉसपॉन्ड लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, इस फंक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये एफ ऑफ जी लेस देन ये बनेगा हमारे पास एप्सिलॉन, और ये प्लस डब्ल्यू नॉट, इसी तरह माइनस इसके आएगा, ये आएगा डब्ल्यू नॉट माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमें ये इक्वालिटी मिलेगी। अब जब हम इसको डिस्टेंस हम लेते हैं तो ये हमारे पास किस में नॉट, ये आएगा एप्सिलॉन प्लस डब्ल्यू नॉट, और इधर हमारे पास क्या आएगा एप्सिलॉन माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, बेसिकली ये कहा गया है कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं जिसको नाम दिया हमने जी का, इसके क्रॉसपॉन्डेंस हमें जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू नॉट है। अब जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस जो है इसके क्रॉसपॉन्डेंस हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के दरमियान में अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। तो बेसिकली यही डेल्टा एप्सिलॉन के अंदर बताया गया है कि अगर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम कोई सा भी स्मॉल डिस्टेंस दे पॉजिटिव नेचुरल नंबर डेल्टा, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम उसकी कोई से भी एक पॉइंट लें और उसके डेल्टा एप्सिलॉन डिस्टेंस लें तो उसके क्रॉसपॉन्डेंस भी हमें क्या मिलेंगे, फंक्शन की जो है वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ सी, वो उसमें जो पॉइंट होगा वो क्या है, कम या ज्यादा हो रहा होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट ऑफ फंक्शन की इन टर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी लिमिट ऑफ फंक्शन की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की, वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। जो है लिमिट ऑफ फंक्शन की वो क्या है, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी जो है आर के अंदर भी पढ़ी हुई है, तो वही प्रॉपर्टी है बेसिक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है कि लिमिट z अप्रोच टू z नॉट f ऑफ z प्लस माइनस g ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z जो है अप्रोच करे z नॉट को f ऑफ z प्लस माइनस हमारे पास लिमिट z से z नॉट g ऑफ z। इट मीन्स दैट कि अगर हमने लिमिट जो है किसी ऐसे दो फंक्शन पर अप्लाई की जिसमें हमारा प्लस माइनस है, तो वो अलग अलग जो है वो लिमिट दोनों पर अप्लाई होगी, राइट। इसी तरह से हम अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास अलग अलग लिमिट जो है दोनों फंक्शन पर अप्लाई होगी। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस पर भी हम लिमिट जो है सेपरेट अप्लाई करेंगे, ऊपर अलग अप्लाई करेंगे, नीचे अलग। और अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं तो दोबारा वही फंक्शन रहता है कांस्टेंट, यानी सी इज एनी कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर भी पहले पढ़ी हुई हैं ये प्रॉपर्टीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी एग्जाम्पल। अब प्रूव दैट कि हमने प्रूव करना है कि लिमिट z अप्रोच टू z नॉट पावर n माइनस वन ओवर z माइनस वन इज इक्वल टू n। इसको हम प्रूव करना है n इक्वल, और इसके तीन हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमारा n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा n इज अ नेगेटिव इंटीजर, n इज अ फ्रैक्शन। कि हमने इसको तीन केसेस के अंदर हम तीन केसेस लेंगे और तीनों में प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है n माइनस n पावर वन सॉरी z पावर n माइनस वन ओवर z माइनस वन इज इक्वल टू n, राइट। तो ये इसको हम प्रूव करेंगे। तो ये तीन कंडीशन में जब n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, n नेगेटिव होगा या n फ्रैक्शन में आएगा, राइट। तो अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। बस इसका जो फर्स्ट केस है जिसमें हमने लिया है कि व्हेन n इज द पॉजिटिव इंटीजर, जब हमारे पास n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, देन हमारे पास क्या है कि हम लिमिट, और जब हम इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन मिलेगा कि z पावर n माइनस वन जेड प्लस जेड पावर n माइनस टू और सो ऑन प्लस जेड प्लस वन। तो ये हमारे आफ्टर सॉल्व करने पर ये हमें सोल्यूशन मिलेगा। अब हम इसको अलग अलग इसके अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, जो कि n टाइम्स आएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा n। ये हमारा फर्स्ट केस प्रूव हो जाएगा। सेकंड केस क्या है कि व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर, कि जब हम n की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो इसमें हम लेट कर लिए कि n इज इक्वल टू माइनस एम के, n की वैल्यू हम इक्वल टू माइनस एम ले लें, और लेकिन m जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ही इंटीजर है। तो जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे कि लिमिट z की जगह पर m की जगह माइनस एम पुट कर देंगे, ठीक है, और इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अब हम माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये z पावर m माइनस वन ओवर z माइनस वन, और इसकी हमने साथ
अलग लिमिट भी जो है वो जो नीचे आ रहा था z पावर माइनस m, इसको हम अलग कर लेंगे, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल बन रही है, दोबारा हमारे पास n की भी इक्वल आ रही है, सॉरी m की इक्वल आ रही है, और ये हमारे पास क्या इक्वल टू 1 है, z 1 ओवर z पावर m जो है जब z अप्रोच टू 1 होगा तो ये इक्वल टू 1 होता है। तो ये हम माइनस m की इक्वल आ जाएगा, और माइनस m हमने किसके इक्वल लिया हुआ, n की इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड केस भी प्रूव हो गया कि जब n की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड जो है, उसमें हमने देखेंगे कि जब n जो है हमारे पास फ्रैक्शन है तो तब हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, जब हमारे पास n जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, यानी n इज इक्वल टू p ओवर q की फॉर्म में, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q नॉट 0 होना चाहिए। तो जब हम n की जगह पर p और q रिप्लेस करेंगे -1 और z -1, ठीक है, ये एज इट आ जाएगा, और इसमें हम पुट कर देते हैं कि z पावर, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि हम z पावर 1 ओवर q को हम ले रहे हैं t की इक्वल, और इसके दोनों तरफ हम अप्लाई करेंगे p, तो ये t पावर p आ जाएगा, राइट। अब हमने इसकी जो नेक्स्ट है, इसको दोनों तरफ हम देंगे q लेंगे, तो ये z इज इक्वल हमारे पास t पावर q आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, जब z जो है अप्रोच कर रहा है 1 को, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ t भी अप्रोच करेगा 1 को, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे कि z पावर p पावर q की जगह पर हम t पावर q पुट कर देंगे, अब p पुट कर देंगे, और z की जगह पर हम पुट कर देंगे t पावर q, ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे और लिमिट हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म t पावर p -1 ओवर t पावर q -1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको हमने डिवाइड कर, ऊपर भी हमने t -1 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया t -1 से। अब इसको अलग अलग हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, और ये ऊपर वाली जो फॉर्म है ये किसके इक्वल आ रही है, p के, और जो नीचे फॉर्म बन रही है किसके इक्वल आ रही है, q के, और ये हमारे p और q किसके इक्वल लिया हुआ है, n के। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब हमारे पास n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, उसका जो आंसर आएगा, जो हमारे पास इक्वालिटी थी z पावर n-1 ओवर z -1 वेयर z अप्रोच टू 1, तो उसका आंसर हमेशा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एक थ्योरम इससे रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। कह रहा है इफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। स्टूडेंट एक बात आपने हमेशा ये याद रखनी, चाहे हम कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं चाहे हम रियल वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं, लिमिट जब भी एग्जिस्ट करेगी वो हमेशा यूनिक होगी, वो मोर देन वन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो वो हमारे पास क्या होगी, यूनिक होगी। तो इसका हम प्रूव कैसे करेंगे, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि लिमिट इज अ नॉट यूनिक, हम ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट जो है वो यूनिक नहीं, इट मीन्स दैट कि हमारे पास लिमिट जो है वो मोर देन वन लिमिट है, एक से ज्यादा लिमिट है हमारे पास एक फंक्शन की, और वो हमने सपोज कर लिया कि वो उस फंक्शन की जो लिमिट है वो हमारे पास w1 एंड w2 है, राइट। अब हमारे पास जो डेफिनेशन हमारे पास लिमिट की अभी हमने डिफाइन की कि गिवन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 और डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट कि f ऑफ z माइनस w1 की मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 वेयर हमारे पास जो मॉड वैल्यू z माइनस z0 की मॉड वैल्यू लेस देन डेल्टा 1। इसी तरह से हमारे पास फिर हमने जो दूसरा लिमिट ली उसके लिए अप्लाई करेंगे मॉड वैल्यू, मॉड f ऑफ z माइनस w की मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर z माइनस z0 की मॉड वैल्यू लेस देन डेल्टा 2, और दिस इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम इन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, और इसके ऊपर नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि w2 माइनस w1 की जो मॉड वैल्यू है, ठीक है, इसको इक्वल टू हम इसके मॉड वैल्यू के अंदर हम फंक्शन f ऑफ z हम प्लस माइनस करेंगे, तो f ऑफ z माइनस w1 प्लस f ऑफ z माइनस w2, इसमें हम प्लस माइनस कर देंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। मॉड की हम जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा कि f ऑफ z माइनस w1 मॉड वैल्यू प्लस f ऑफ z माइनस w2। अब हमने जो ये इक्वेशन 1 और 2 हमने ली है इसमें पुट करेंगे, यानी ये हमारे पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन बाय 2, और ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन बाय 2, इसमें पुट करेंगे ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट।
हमारे पास जो मोड वैल्यू है W2 माइनस W1 लेस देन एप्सिलॉन, वेयर जो हमारे पास मोड Z माइनस Z नॉट की जो मोड वैल्यू लेस देन डेल्टा होगी, राइट, क्योंकि हमने उसका मिनिमम वैल्यू डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो हमने मिनिमम वैल्यू ली थी वो हमारे पास डेल्टा थी, राइट, तो इस वजह से ये लेस देन डेल्टा आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमने एप्सिलॉन लिया है एज एप्सिलॉन एनी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, राइट, डेल्टा, तो इसको हम अप्रोच टू जीरो ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या अप्रोच टू जीरो कर रहे हैं, तो जब हम ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो ये वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये W2 इज इक्वल टू W1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है। अब कंट्राडिक्शन किसके है कि हमने शुरू में ये सपोज किया है कि हमारे पास जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, ठीक है, इट मीन्स दैट लिमिट जो है वो मोर देन 1 है, तो जो कि हमने W1 और W2 दो लिमिट्स कंसीडर की। लेकिन यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर W2 इज इक्वल टू W1, इट मीन्स दैट ये शो कर रहा है कि लिमिट जो है वो यूनिक है, दोनों लिमिट सेम आ गई। W1 इज इक्वल टू W2 आ गया है, इट मीन्स दैट कि दोनों लिमिट सेम है, यानी जो हमने सपोजिशन की है, शुरू में हमने सपोज किया है वो रॉन्ग है, वो गलत है, ठीक है, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन एज द लिमिट इज नॉट यूनिक। द लिमिट यहाँ से प्रूव हो गया, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट लिमिट इज यूनिक। ये लिमिट जो होगी वो हमेशा यूनिक होती है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ था कि जिसके अंदर स्टूडेंट हमने ये सपोज करके चले हैं कि लिमिट जो है हमने प्रूव करना था कि यूनिक होती है, लेकिन हम सपोज करके चले हैं कि लिमिट इज नॉट यूनिक। और यहाँ पर हमने दो लिमिट फंक्शन W1 और W2 सपोज किया, राइट, और इसको हम लास्ट पर ये प्रूव कर दिया है कि ये दो जो हमने लिमिट डिफरेंट फंक्शन की ली थी वो दोनों इक्वल आ रही हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन आ जाती है, जो हमारे सपोजिशन लिए, जो हमने सपोज किया उसके ये कंट्राडिक्शन है, राइट, जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ से कहेंगे जब भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो हमेशा यूनिक होगी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम था। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन टू दैट लिमिट z अप्रोच टू 2 iota z स्क्वायर प्लस 4 ओवर z माइनस 2 iota इज इक्वल टू 4 iota। तो ये हमने एग्जांपल को प्रूव करना है बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4z ओवर 2z ओवर z माइनस 2 iota, वेयर which is defined everywhere। ये फंक्शन जो डिफाइन है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 2 iota के अलावा हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन जो डेल्टा एप्सिलॉन वाली उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये हम ऊपर वाला जो फंक्शन है z स्क्वायर प्लस 4 उसको हम लिख सकते हैं z प्लस 2 iota और z माइनस 2 iota, ये हमारे पास 4 iota है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो z माइनस 2 iota आ जाएगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन, और इसको एप्सिलॉन को हम कंसीडर करेंगे ये इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ z माइनस 4 iota जो वैल्यू मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, वेयर हमारे पास z माइनस 2 iota की मॉड वैल्यू लेस देन डेल्टा है, राइट। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन अभी हमने डिफाइन की थी लिमिट की इन टर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन, तो उसको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ये हमारे पास क्या है, हैंस प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ z के यानी उस पॉइंट की इक्वल आ जाएगी लिमिट को। अब रिमार्क में हमारे पास क्या है कि इफ f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iota v, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और उसके साथ एंड इफ लिमिट जो है f ऑफ z की जो लिमिट है वो इक्वल टू w नॉट है, तो देन द लिमिट ऑफ u ऑफ z इज इक्वल टू u नॉट एंड लिमिट ऑफ v ऑफ z इज इक्वल टू v नॉट। इट मीन्स है कि अगर हमारे पास किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देन उसके जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जांपल थी। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी कि हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड एग्जांपल एक देखी, फिर उसके बाद सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल को डिस्कस किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने फंक्शन को डिफाइन किया लिमिट की टर्म में और डेल्टा एप्सिलॉन की टर्म में, राइट। फिर उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल डिस्कस की और फिर हमने प्रूव किया है कि हमारे पास जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो हमेशा यूनिक होगी। फिर हमने ये लास्ट पर एक और एग्जांपल हमने प्रूव की है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।